अब उनसे गैस उड़ता है या नहीं उड़ता है, इसका पता तो स्मृति ईरानी ही बता पाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से मौन निकलता है या नहीं निकलता है, इसका जवाब भी नरेंद्र मोदी ही दे। और किसान और सरकार के बीच में लगभग 11 राउंड की बातचीत हुई, फिर भी इस मसले को नहीं सुलझाया। इसीलिए इस पॉलिसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि मिनिमम इसमें सजा काटने की जो अवधि है वो लगभग 14 साल। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जवाब देते हैं और बोलते हैं कि साल 1962 के बाद से भारत के जमीन पर एक बार भी चाइना कब्जा नहीं कर पाई है। गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे। अगर गृह मंत्रालय उस दिन 5 एयरक्राफ्ट दे देते तो शायद आज परिणाम कुछ और रहता। अगर कैमरा से डर लगता होता तो हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन पर फ्रंट में अपना फोटो क्यों लगवा। आप 161वें नंबर के मीडिया से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। यह वही मीडिया है जो कि किसान को आतंकवादी बता देता है। दूसरी तरफ अडानी के कारण LIC और SBI का लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, फिर भी उससे सवाल पूछने नहीं जाती। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन का बात का 100वां एपिसोड आ चुका है और इस 100वें एपिसोड के आने के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो बड़े बड़े आर्टिकल के फ्रंट पेज में छपा है, जिसका अगर खर्चा देखोगे तो लगभग करोड़ों रुपए का आता है। IIM एक सर्वे के अनुसार लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री के मन की बात को एक न एक बार सुन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री के मन के बात को गौर से सुनोगे तो एक चीज हर मन की बात में कॉमन देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री का जो मन को बात होता है उसमें मोदी जी की ही बात होती है। इसके अलावा जनता के मुद्दे गायब कर दिए जाते हैं। साल 2010 में जब मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी, तब साल 2012 में 2G स्कैम सामने आया था। तब साल 2012 में नरेंद्र मोदी यह बोला था कि मनमोहन सिंह मौन सिंह मोहन है। मनमोहन सिंह को मौन सिंह मोहन करके पुकारा था। लेकिन दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे वो तो करप्शन जैसे मुद्दे पर नहीं बोलते थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो छोटी मोटी घटनाएं जैसे रेप राइट्स जैसे घटनाओं पर नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको साल 2012 में ले चलते हैं, जब दिल्ली में निर्भया के साथ गैंग रेप हुआ था। उस समय भारत की सरकार मनमोहन सिंह हुआ करती थी, लेकिन उस समय मनमोहन सिंह जांच के लिए रोके नहीं थे। लेकिन आज के समय में ऐसी हजारों घटनाएं मिल जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री पूरी तरीके से चुप रहते हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह सिर्फ रैली के अलावा मीडिया के सामने नहीं खुलता है, और जिस मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह खुलता है उस मीडिया हाउसेस के जो एंकर होते हैं वो प्रधानमंत्री का ही चाटुकारिता करने लगते हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को भी मौन मोदी कहा जाए तो कोई कम नहीं होगा। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि प्रधानमंत्री कौन कौन सी ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। तो किसी भी देश में महंगाई को कंट्रोल करना और बेरोजगारी को कम करना उस सरकार के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। साल 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, तब गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तब एक BJP सांसद स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे थे। इसके अलावा साल 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह बोले थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज के समय में दोनों केस उल्टा हो चुका है। आज गैस सिलेंडर लगभग 1100 रुपये किलो है, लेकिन स्मृति ईरानी एक बार भी प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आती है। अब उनसे गैस उड़ता है या नहीं उड़ता है, इसका पता तो स्मृति ईरानी ही बता पाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से मौन निकलता है या नहीं निकलता है, इसका जवाब भी नरेंद्र मोदी ही दे पाएंगे। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो NSO लेबर सर्वे के अकॉर्डिंग साल 2004-05 से लेकर 2011-12 के बीच में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी, आज के समय में उससे दुगनी है। इसके अलावा 2013 से 19 के बीच में लगभग 75 लाख युवा गैर कृषि क्षेत्र में नौकरी करते थे, जो कि 19 आते तक लगभग 29 लाख तक पहुंच चुके हैं। साल 2014 में मोदी सरकार द्वारा मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च किया गया, लेकिन यह इतना ज़्यादा प्रभावशील नहीं हो पाया जितना कि नरेंद्र मोदी जी सोचे थे। इसके अलावा नेट डिमोनिटाइजेशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो और बढ़ती ही गई। साल 2012 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 2.2% तक हुआ करती थी, जो कि 2017-18 तक आते आते लगभग 6.1% तक पहुंच गई। साल 2017-18 में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, उसे बताया जाता है कि साल 2017 और 18 में 45 साल के रिकॉर्ड चरम सीमा पर था।
कोरोना पेंडेमिक आने के बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली और आज के समय में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 7.8% है। दोस्तों, मोदी सरकार ने 2014 इलेक्शन से पहले 2 करोड़ जॉब प्रोवाइड करने के लिए वादा किया था, लेकिन आप अगर इसकी रियलिटी देखोगे तो बिल्कुल अलग है। साल 2014 से 2022 तक की डाटा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो यूथ है वो लगभग 22 करोड़ फॉर्म भरे थे, जिसमें से लगभग 7,22,000 को ही नौकरी मिल पाया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई जैसे मुद्दों पर चुप है। ऐसी छोटी छोटी मुद्दे भी ऐसे हैं जिसमें कि किसी न किसी रूप से बीजेपी के लीडर का कनेक्शन रहता है, उसमें भी मोदी सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है, जिसका कि एक्सप्लेन मैं आगे करने वाला हूँ। दोस्तों, पहले केस पर आते हैं तो यह हाथरस से रिलेटेड है। साल 2020 में यूपी के हाथरस जिले में एक 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, जिसमें उस लड़की की मौत हो गई। पहले जब भारत में ऐसी घटनाएं देखी जाती थी तब इसमें जाति धर्म को देखकर एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन जब से भारत में मोदी राज आया है उसके बाद से पहले एक्यूज्ड का जाति धर्म देखा जाता है, उसके बाद यह भी देखा जाता है कि उस लड़के का या फिर उस आदमी का किस पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है। दोस्तों, इसमें जो 4 एक्यूज्ड है उसे बताया जाता है कि उसका कनेक्शन जो है वो ठाकुर समाज से है, जिस समाज से योगी आदित्यनाथ आते हैं। इसीलिए इस एक्यूज्ड को बचाने के लिए बीजेपी के जो लीडर है वो यूपी में इसको बचाने के लिए रैली निकाले थे। इस मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कुछ नहीं बोले और मोदी जी को तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मोदी जी को रैली करने से छुट्टी रहेगा तब इन सभी मुद्दों पर बोलेंगे। अगर हम हाथरस केस में अपडेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से 3 आरोपी को रिहा कर दिया है। इसके अलावा एक आरोपी जो है वो अभी सजा काट रहा है। दोस्तों, मोदी जी की दूसरी मौनई पर आते हैं तो यह किसान आंदोलन से रिलेटेड है। केंद्र सरकार द्वारा साल 2020 में 3 कानून पारित किए गए, जो कि किसान बताते हैं कि यह 3 जो कानून था वो किसानों के लिए काला कानून था। केंद्र सरकार द्वारा पारित तो कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे किसान जो है वो रोड पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए। लगभग 1 साल तक प्रोटेस्ट किया गया और किसान और सरकार के बीच में लगभग 11 राउंड की बातचीत हुई, फिर भी इस मसले को नहीं सुलझाया गया। फाइनली बाद में जब सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा तब इन तीनों कानूनों को सरकार ने वापस लिया। दोस्तों, इन सभी को देखकर आप मोदी जी की मौनई नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? दोस्तों, आप ही बताइए कि किसान को 1 साल तक प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी, तब केंद्र सरकार जाकर इन सभी कानूनों को वापस लिए। अगली चुप्पी पर आते हैं तो यह साल 2008 के गुजरात राइट से रिलेटेड है। साल 2008 में बिल्किस के साथ गैंग रेप हुआ था, जिसमें 2008 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें पकड़े गए 11 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन साल 2022 में गुजरात सरकार ने इसमें पकड़े गए 11 आरोपी को रेमिशन पॉलिसी के तहत छोड़वा ले गई। अब आपको बताते हैं कि रेमिशन पॉलिसी होता क्या है। रेमिशन पॉलिसी का मतलब छूट नीति होता है, जिसमें कोई भी सरकार किसी भी दोषी के अपराध को उसमें कम कर सकती है, चाहे उसका मौत का ही सजा क्यों ना हो। इस पॉलिसी के तहत उसको कम किया जा सकता है। रेमिशन पॉलिसी के अंतर्गत धारा 433A के अकॉर्डिंग किसी भी अपराधी के अपराध को कम किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी अपराधी के अपराध को कम किया जा सकता है तो कोई नेता हो केस को क्लोज ही कर देगा। इसीलिए इस पॉलिसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि मिनिमम इसमें सजा काटने की जो अवधि है वो लगभग 14 साल है। अब साल 2008 में सजा मिली थी और 2022 में 14 साल हो गई थी, इसीलिए इनको निकाल दिया गया। एक तरफ से देखा जाए तो गुजरात सरकार अपने से सही है, लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को यह फटकार लगा रही है कि आखिर इसे क्यों निकाला गया और समय से पहले इन 11 आरोपी को क्यों निकाला गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यह फटकार पिछले 6 महीने से लगा रही है, लेकिन न इस पर गुजरात सरकार जवाब दे रही है और मोदी जी को तो क्या ही बोलिएगा। अगली चुप्पी पर आते हैं तो यह इंडो चाइना बॉर्डर से रिलेटेड है। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी करी थी कि भारत ने चाइना को लगभग 100 वर्ग किलोमीटर जमीन बिना लड़े ही दे दिए, लेकिन इसके जवाब में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जवाब देते हैं और बोलते हैं कि साल 1962 के बाद से भारत के ज़मीन पर एक बार भी चाइना कब्जा नहीं कर पाई है। लेकिन दोस्तों, इसकी जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। भारत सरकार यह खुद स्वीकारती है कि चाइना ने भारत के ज़मीन पर लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन कब्जा करने का जारी रखा है।
इसके अलावा लद्दाख के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का यह कहना है कि इस एरिया में भारत चीन के बीच में हमेशा तनाव बना रहता था, लेकिन एक बार भारत चीन में समझौता हुआ, उसके बाद भारत ने चाइना को जमीन सौंप दी। कभी यह बोलने वाले एस जयशंकर कि साल 1962 के बाद से एक बार भी भारत के जमीन पर चाइना कब्जा नहीं कर रखा है, अब उसके बोली नहीं निकल रही है। अब उल्टा एस जयशंकर का यह कहना आ रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चाइना के अर्थव्यवस्था से छोटा है, इसीलिए हम चाइना से फाइट नहीं कर सकते हैं। तो मोदी जी की जो अगली चुप्पी है वो मोदी जी के प्रिय दोस्त अडानी से रिलेटेड है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है जो कि पूरी तरीके से अडानी के खिलाफ रहती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के मार्केट में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का घाटा देखने को मिलता है। हिंडनबर्ग का यह दावा करना है कि अडानी ग्रुप अपने शेयरों के प्राइसों में स्टॉक मैनिपुलेशन करके इसका दाम बढ़ाती थी। इसके अलावा हिंडनबर्ग परिवारवाद जैसे संगीन आरोप लगाते हैं, फिर भी इस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ दिन बाद लोकसभा में राहुल गांधी अडानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं और बहुत प्रश्न करते हैं, लेकिन इसके जवाब में मोदी जी लगभग 2 घंटा 40 मिनट का भाषण देते हैं और इस भाषण के बीच में न तो मोदी जी अडानी का अ बोलते हैं और जांच का ज बोलते हैं। इस बीच में मोदी जी अडानी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि मोदी जी बहुत मुद्दे पर चुप रहते हैं। दोस्तों, इतने बड़े संगीन आरोप लगने के बाद भी मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, इससे आपको बहुत लोगों को समझ जाना चाहिए कि मोदी जी मनमोहन सिंह से 1% भी कम नहीं थे। मोदी जी मनमोहन सिंह से ज़्यादा ही हैं, लेकिन कम का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा मनमोहन सिंह जी चुप्पी साधते थे तो वीडियो में आगे बने रहिए और जो आने वाले हैं उसमें पता चल जाएगा। तो अगली चुप्पी का जो कारण है वो पुलवामा अटैक से रिलेटेड है। सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर रह चुके थे, उन्होंने द वायर के करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में पुलवामा अटैक से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े खुलासे करते हैं। सत्यपाल मलिक का यह दावा है कि उस दिन सीआरपीएफ के जवान ने गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे। अगर गृह मंत्रालय उस दिन 5 एयरक्राफ्ट दे देते तो शायद आज परिणाम कुछ और रहता है। दोस्तों, इन सभी का एक्सप्लेन मैंने इस वाली वीडियो में कर रखा है, आप इसे जाकर देख सकते हो। दोस्तों, इतने बड़े एलिगेशन लग जाते हैं फिर भी मोदी सरकार कुछ नहीं बोलती है। सत्यपाल मलिक का यह इंटरव्यू वह काफ़ी होगा जिससे कि मोदी सरकार आगे आकर मीडिया के सामने यह जवाब दे कि आखिर उस दिन 5 एयरक्राफ्ट देने से मना क्यों किया। लेकिन आज के समय में इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। उसके 2 दिन बाद ही सत्यपाल मलिक के घर पे सीबीआई रेड मारने जाती है। दोस्तों, आज के समय में मीडिया के सामने आकर नरेंद्र मोदी जी को डट कर यह जवाब देना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया, तो आज के समय में जस्ट इसका उल्टा कर रही है। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे से डर लगता है। जी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सवाल से डर लगता है, कैमरा से डर नहीं लगता है। अगर कैमरा से डर लगता होता तो हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन पर फ्रंट में अपना फोटो क्यों लगवाते। इसके अलावा हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके टीवी में दिन भर मोदी 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 क्यों करवाते। दोस्तों, इतना सब कुछ भारत में होने लग रहा है फिर भी आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलिए, क्योंकि देश में अमृत काल चल रहा है। दोस्तों, अगर हम नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं तब हमें एंटी नेशनल बता दिया जाता है। आज के समय में भारत से में जो भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगा वो देश का अपमान कर रहा है। दोस्तों, ये चीज़ मैं नहीं बोलने लग रहा हूँ, बीजेपी के जो रिटायर्ड प्रवक्ता लोग हैं उन सभी का ये शब्द है। अगली जो चुप्पी है वो रेसलर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। पिछले 11 से 12 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सारे रेसलर प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। सारे पहलवानों का यह एलिगेशन लगाना है कि WFI यानी कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह 6 से 7 लड़कियों के साथ यौन शोषण करी है। जब सारे रेसलर पहले दिल्ली के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाने गई तब इनका FIR दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगाती है, तब जाकर दिल्ली पुलिस FIR करती है। अगर इन सारे घटना को आप देखना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को जाकर देखो, इसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है।
दोस्तों इन सभी के बाद बृजभूषण शरण सिंह जो है वो सारे चैनल को इंटरव्यू देने लग रहे हैं और यह बोल रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जो है वो अगर बोल देंगे कि हम अपने पद से इस्तीफा दे दें तब हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन दोस्तों आज के समय तक ये सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो अभी तक बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देने के लिए नहीं बोले हैं। दोस्तों मीडिया इन सभी मुद्दों पर सवाल नहीं कर रही है। दोस्तों अगर मीडिया इन सभी मुद्दों पर सवाल नहीं कर रही है तो ये कोई नई बात नहीं है। आप 161वें नंबर के मीडिया से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। यह वही मीडिया है जो कि किसान को आतंकवादी बता देता है। दूसरी तरफ अडानी के कारण LIC और SBI का लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, फिर भी उससे सवाल पूछने नहीं जाती। सत्यपाल मलिक ने बड़े बड़े खुलासे किए। सत्यपाल मलिक का कहना है कि अगर 5 एयरक्राफ्ट गृह मंत्रालय CRPF के जवानों को दे देता तो शायद पुलवामा अटैक का परिणाम कुछ और रहता। लेकिन गृह मंत्रालय से कितने एंकर सवाल करने गए। दोस्तों गोदी मीडिया पूरी तरीके से आपके सवाल को गायब कर चुकी है। कहीं ऐसा ना हो जाए गोदी मीडिया दिन भर मोदी करते करते अपने चैनल के नाम ही मोदी रख ले। दोस्तों बृजभूषण सिंह यही बात पर अड़े हैं कि हमें सरकार इस्तीफा देने के लिए बोल दे, हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अभी तक इन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं बोला गया है। न ही अमित शाह और मोदी सरकार इस पर पूरी तरीके से बोल रहे हैं। इन सभी संगीन आरोपों को देखकर आप क्या समझेंगे कि सरकार बोल नहीं रही है या फिर मोदी सरकार बिजी है। मोदी सरकार इतना तो बिजी नहीं है, सिर्फ मोदी सरकार रैली कर रही है। इतना तो मोदी के पास समय होगा ही कि इन सभी सवालों का जवाब दे दे। लेकिन अभी तक इन सभी सवालों का जवाब नहीं आया है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि नरेंद्र मोदी जो है वो मनमोहन सिंह से भी बहुत मौन आदमी है। दोस्तों आप इस टॉपिक पर नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।